अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स के चैप्टर 4 का टॉपिक 4.4 टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स और एग्जांपल 4.3 भी सॉल्व करेंगे। टॉपिक 4.4 टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। We open or close a door by pushing or pulling it. Here push or pulls turn the door about its hinge or axis of rotation. The door is opened or closed due to the turning effect of the force acting on it. अब ये दरवाज़ा खुलता है या बंद होता है फोर्स के टर्निंग इफेक्ट की वजह से जो उस दरवाजे पर एक्ट कर रहा है। रिजिड बॉडी क्या होता है? अ बॉडी इज composed of large number of small particles. If the distances between all pairs of particles of the body do not change by applying a force, then it is called a rigid body. अब एक बॉडी हो जो सॉलिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर के छोटे पार्टिकल्स होते हैं और अगर इन पार्टिकल्स के दरमियान का जो सारा डिस्टेंस है वो किसी भी फोर्स को अप्लाई करने से चेंज ना हो, यानी अगर किसी बलून की बात हम कर रहे हैं उसके अंदर गैस होती है जिसे अगर हम प्रेस करते हैं जिस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बलून की शेप चेंज हो जाती है उस फोर्स की वजह से, यानी उनके पार्टिकल्स का डिस्टेंस आपस में चेंज होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर तब उसे हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं, यानी उसकी शेप में कोई चेंज ना आए। In other words, a rigid body is the one that is not deformed by force or force is acting on it. Rigid body वही होती है जो deform नहीं होती, यानी उसकी शेप चेंज नहीं होती या वो ख़राब नहीं हो जाती अगर उस पर कोई फोर्स या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। हम कंसिडर करते हैं एक रिजिड बॉडी जो एक लाइन के साथ रोटेट कर रही है। The particles of the body moves in circles with their centers all lying on this line. तो उस बॉडी के जो पार्टिकल्स होंगे वो सर्कल में मूव करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो बॉडी जो है रोटेट कर रही है एक लाइन के इर्द गिर्द। तो उसके जो सारे पार्टिकल्स हैं वो उस लाइन पर लाई करेंगे लेकिन वो रोटेट करेंगे सेंटर में। दिस लाइन इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। इस लाइन को कहा जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, यानी वो बॉडी अपनी इस लाइन पे इस पॉइंट पे रोटेट कर सकती है। फोर्सेस दैट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट आर वेरी कॉमन। वो फोर्सेस जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करें वो बहुत कॉमन है, यानी एवरीडे एग्जांपल्स में आपको इस तरह के फोर्सेस मिलेंगे। टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर, जब आप किसी पेंसिल को शार्प करते हैं तो वो एक ऐसा फोर्स होता है जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ अ वाटर टैप, जैसे कि यहाँ पे एक वाटर टैप है, इस टैप को जब हम बंद करने या खोलने के लिए घुमाते हैं तो वो ऐसा फोर्स होगा जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। टर्निंग डोर नॉब, और एक दरवाजे की नॉब को इस तरह की अगर इसको हम टर्न करते हैं तो वो भी एक ऐसा फोर्स है जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंड सो ऑन आर द एग्जांपल्स वेयर अ फोर्स प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट, और ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। अब टर्निंग इफेक्ट की डेफिनेशन है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। जो फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इस टर्निंग इफेक्ट को कहा जाता है टॉर्क या उस फोर्स का मोमेंट ऑफ द फोर्स। आगे हमारे पास वाई द हैंडल ऑफ अ डोर इज़ फिक्स्ड नियर द आउटर एज ऑफ अ डोर। जो दरवाजे का जो हैंडल होता है ये दरवाजे के बाहर की तरफ क्यों लगा होता है, यानी एक इतना बड़ा दरवाज़ा है तो एक साइड पर लगा होता है ये हैंडल, ये कहीं और किसी और साइड पर क्यों नहीं लगा होता, आउटर वाली साइड पे क्यों लगा होता है। We can open or close a door more easily by applying a force at the outer edge of a door rather than near the hinge. अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये डोर है तो इस साइड पे अगर आप इस एंड पे फोर्स अप्लाई करके डोर खोलते हैं तो हमारे पास ये डोर ईज़िली ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हम आगे वाली साइड से, यानी जो ज़्यादा पास है हिंज के, वहाँ से ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो रोटेट नहीं होगा, वहाँ पे तो टर्निंग इफेक्ट नहीं हमारे से प्रोड्यूस होगा, फोर्स नहीं अप्लाई होगा। तो यहाँ पे दस द लोकेशन वेयर द फोर्स इज़ अप्लाइड टू टर्न अ बॉडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वो लोकेशन जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के कितने नज़दीक है या कितना दूर है। अब आपकी बुक में ये एक क्विक क्विज है, नेम सम मोर ऑब्जेक्ट्स दैट वर्क बाय द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी ऐसे और ऑब्जेक्ट्स हमने बताने हैं जिनके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो।
ये कुछ 4 एग्जांपल्स लिखी है मैंने। अ वर्कर अप्लाइज अ फोर्स टू अ स्पैनर टू रोटेट अ नट। एक वर्कर जो होता है इसे हम स्पैनर कहते हैं। इससे नट को रोटेट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करता है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है अ पर्सन रिमूव्स अ बॉटल्स कॉर्क बाय पुशिंग डाउन द बॉटल ओपनर्स लेवर। अब अगर आपने एक बॉटल को खोलना होता है तो उसके लिए आपके पास एक बॉटल ओपनर होता है, जैसे कोक या स्प्राइट की बॉटल्स हैं, तो उन्हें खोलने के लिए बॉटल ओपनर का इस्तेमाल करते हैं और बॉटल ओपनर से ओपन करने के लिए हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे टर्न करते हैं, तो फिर वो ओपन होती है, यानी इसमें भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। A force is applied to a door knob and the door swings open about its hinge। अब ये वही एग्जाम्पल है जो हमारे पास पहले से बुक में है। और एक और है अ ड्राइवर कैन टर्न अ स्टीयरिंग व्हील बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट्स रिम। अब ये एक स्टीयरिंग व्हील की एग्जाम्पल भी आ जाती है टर्निंग इफेक्ट में, उसमें भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स। अब वो फैक्टर्स जिस पर टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। यू माइट हैव सीन दैट अ मैकेनिक यूजेस अ स्पैनर एज शोन इन फिगर 4.11 टू लूजन और टाइटन अ नट और अ बोल्ट। अब हमने देखा होगा कि एक मैकेनिक जो होता है वो ये यूज़ करता है स्पैनर एक नट को लूज़ करने के लिए या उसको टाइट करने के लिए। अ स्पैनर हैविंग लॉन्ग आर्म हेल्प्स हिम टू डू इट विद ग्रेटर ईज देन वन हैविंग शॉर्ट आर्म। अब हमें उन्होंने कहा है कि जिस स्पैनर की लेंथ ज़्यादा होगी, जिसका लॉन्ग आर्म होगा, उससे हम जल्दी इसको टाइट या लूज़ कर पाएंगे या इजीली कर पाएंगे उसके निस्बत जिसका शॉर्ट आर्म हो या जिसकी कम लेंथ हो। इट इज़ बिकॉज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज़ डिफरेंट इन द टू केसेस। ये इसलिए है क्योंकि टर्निंग इफेक्ट जो है फोर्स का वो डिफरेंट है इन दोनों केसेस में। द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स यूजिंग अ स्पैनर ऑफ लॉन्गर आर्म इज़ ग्रेटर देन द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द सेम फोर्स बट यूजिंग अ स्पैनर ऑफ शॉर्टर आर्म। अगर हमारे पास लॉन्गर आर्म है तो ये जो मोमेंट फोर्स प्रोड्यूस करेगा या टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हम इसको ईजिली टाइट या लूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर मोमेंट आर्म यानी उसकी लेंथ छोटी है तो मोमेंट फोर्स जिसको हम टॉर्क कहते हैं वो भी कम होगा और ये ज़्यादा देर लेगा या मुश्किल से टाइट या लूज़ होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट इज़ ईजी टू टाइटन अ नट यूजिंग अ स्पैनर ऑफ लॉन्गर आर्म देन अ स्पैनर ऑफ शॉर्टर आर्म। यानी लॉन्गर आर्म वाला स्पैनर जो है इससे ईजी है टाइट या लूज़ करना नट को। फिर हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स है। ये क्या होता है? द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। वो लाइन, ये उसकी डेफिनेशन है, जिसके अलॉन्ग फोर्स एक्ट करे उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अब आपकी बुक में एक फिगर है 4.12। लाइन बी सी इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ। इस फिगर में लाइन बी सी जो है ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स एफ की। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास ए, ये एक मूवमेंट आर्म है। तो अगर ये फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो जिस लाइन पे फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी ये हमने एक वर्चुअल लाइन बना ली, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है जो ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर उस लाइन पे जो हो रहा है वो है बी सी, तो इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स इस लाइन पर एक्ट कर रहा है। ये एल से हमने इसकी लेंथ रिप्रेजेंट किया और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए से रिप्रेजेंट किया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो मोमेंट ऑफ फोर्स को अफेक्ट करते हैं। मोमेंट आर्म क्या होता है? ये मोमेंट आर्म जिसे हम लेंथ भी कह रहे हैं, the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of the force is called the moment arm of the force। वो perpendicular distance जो axis of rotation और line of action of force के दरमियान हो उसे हम moment arm कहते हैं। It is represented by the distance L in figure 4.12 और इस फिगर में हमने उसे L से रिप्रेजेंट किया है। The torque or moment of a force depends upon the force F and the moment arm L of the force। जो टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है वो डिपेंड करता है फोर्स F पे या आर्म L पे। टॉर्क किसे कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट को।
अब ग्रेटर इज़ अ फोर्स, ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स, जितना ग्रेट फोर्स होगा, अगर ये जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे, मोमेंट आर्म जो है वो उतना ही ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ही चेंज हो जाएगा। अगर हम फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो वो किसी और चीज़ को सेंटर रिज्यूम करेगा, फॉर एग्जांपल इधर सेंटर रिज्यूम करने लग जाता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है, तो फिर यहाँ से भी मोमेंट आर्म काउंट हो जाएगा। सिमिलरली लॉन्गर इज़ द मोमेंट आर्म, ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स। इसी तरह जितना लंबा होगा मोमेंट आर्म उतना ही ज़्यादा फोर्स भी होगा। Thus the moment of the force or torque T is determined by the product of force F and its moment arm L। टॉर्क को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंपल T नहीं होता। अब हमने यहाँ पे कहा कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है यानी टॉर्क, ये हमें मिलता है फोर्स और उसके मोमेंट आर्म L का प्रोडक्ट लेके, यानी मैथमेटिकली टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ये इस यहाँ पे L हम मोमेंट आर्म को कह रहे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर nm। टॉर्क ऐसा यूनिट है nm, न्यूटन मीटर। अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मोमेंट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। और 1 न्यूटन मीटर टॉर्क तब बनता है जब 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट करे 1 मीटर के मोमेंट आर्म पे। अब हमारे पास एक एग्जांपल 4.3 है, इससे रिलेटेड आपकी बुक में A mechanic tightens the nut of a bicycle using 15 cm long spanner by exerting a force of 200 Newton। एक मैकेनिक जो है नट को टाइट करता है बाईसाइकिल के 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर यूज़ करके, यानी ये उसके मोमेंट आर्म की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये लेंथ है, बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, और हमारे पास फोर्स गिवन है 200 न्यूटन। फाइंड द टॉर्क दैट हैज़ टाइटनड इट, और हमने फाइंड करना है टॉर्क। तो सोल्यूशन हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास फोर्स है 200 न्यूटन, लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि टॉर्क होता है न्यूटन मीटर में, 15 सेंटीमीटर होता है 0.15 मीटर। टॉर्क इज इक्वल टू एफ बाई एल यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे 30 न्यूटन मीटर है हमारे पास टॉर्क। Thus a torque of 30 न्यूटन मीटर is used to tighten the nut। तो इसका मतलब है 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क यूज़ होगा अगर फोर्स 200 न्यूटन है और उसकी मोमेंट आर्म 0.15 मीटर है या 15 सेंटीमीटर है। इसके अलावा आपकी बुक में एक मिनी एक्सरसाइज है जिसे मैंने सॉल्व किया है। अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन कैन लूजन अ नट व्हेन अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ स्पैनर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास एक फोर्स गिवन है और एक लेंथ गिवन है कि फोर्स है 150 न्यूटन जो एक नट को लूज़ करता है अगर वो एक स्पैनर की एंड पे अप्लाई किया जाए, और ये स्पैनर है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। गिवन डाटा में हम लिख लेंगे फोर्स F1, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये इक्वल है 150 न्यूटन के, और L1 हम लेट कर लेते हैं इस स्पैनर की लेंथ को जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 मीटर। क्वेश्चन 1 है, इसका पार्ट 1 है हमारे पास। What should be the length of the spanner to loosen the same nut with a 60 Newton force? उस स्पैनर की क्या लेंथ होगी इसी सेम नट को 60 न्यूटन फोर्स से लूज़ करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कहा है उस स्पैनर की लेंथ क्या होगी, L2 से हम कह देंगे, उसे हमने फाइंड करना है, और F2 हमारे पास है 60 न्यूटन। टॉर्क 1 होगा हमारे पास F1 बाई L1 और टॉर्क 2 होगा हमारे पास F2 बाई L2। हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा टॉर्क 1 इज़ इक्वल टू टॉर्क 2, यानी F1 बाई L1 इज़ इक्वल टू F2 बाई L2, और F1 L1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, F2 की वैल्यू पुट करेंगे, F1 बाई L1 यानी टॉर्क 1 जो है हमारे पास वो है 15 न्यूटन मीटर, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास 60 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय L2। यहाँ पे 60 न्यूटन मल्टीप्लाई हो रहा है L2 से, तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 15 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 60 न्यूटन, न्यूटन आपस में कट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ मीटर रह जाएगा, और 15 डिवाइडेड बाय 60 होता है 0.25। L2 का आंसर है हमारे पास 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर। अब इसी का पार्ट 2 है हमारे पास। हाउ मच फोर्स वुड बी सफिशेंट टू लूजन इट विद अ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। अब इसमें हमें उन्होंने कहा कितना फोर्स चाहिए होगा इसी नट को 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर से लूज़ करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या था, फोर्स गिवन था और लेंथ फाइंड करनी थी। इस 2 में हमारे पास हम इसको जो फोर्स 2 इसको लेट कर देते हैं, ये हमने फाइंड करना है, और लेंथ 2 हमारे पास गिवन है 0.6 मीटर। इसकी गिवन डेटा सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे भी टॉर्क 1 इज़ इक्वल टू F1 बाई L1 और टॉर्क 2 इज़ इक्वल टू F2 बाई L2, और इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। F1 बाई L1 इज़ इक्वल टू F2 बाई L2।
F1 बाई L1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, F2 वैसे ही रहेगा और L2 की वैल्यू अब हमारे पास है तो पुट करेंगे 0.6। यहाँ पे भी 0.6 F2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 15 न्यूटन मीटर से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मीटर और मीटर कट हो जाएंगे, न्यूटन बच जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 0.6 हमारे पास आ जाएगा 25 और F2 है हमारे पास 25 न्यूटन। यहाँ पे कोई कन्वर्जन हमें नहीं करनी पड़ी क्योंकि मीटर हमारे पास कट हो गया, सेंटीमीटर में हमने इसको कन्वर्ट ही नहीं करना। उम्मीद है आपको समझ आ गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।